प्राथमिक लसिकाभ अंग व द्वितीयक लसिकाभ अंग में क्या अंतर है? ये 3 क्वेश्चन करके आना बस। उसके बाद कल और दूंगा क्वेश्चन, वो 3 क्वेश्चन फिर याद करना। हो गया? 3 ही सही है कि और दूं एक आध क्वेश्चन? 3 सही है ना? इतना ही करना पहले तो याद, और सब पढ़ा चुका हूं मैं। हो गया? चलो तो शुरुआत कर रहे हैं हम लोग आज ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज के लेक्चर नंबर 6 का। हम लोगों ने पिछले क्लास में किसके बारे में पूरा अध्ययन किया था? कैंसर के बारे में, कि कैंसर किस तरीके से उत्पन्न होता है, कैंसर के कौन कौन से कारण होता है, कैंसर कितने प्रकार का होता है, कैंसर का डायग्नोसिस कैसे करते हैं, कैंसर का उपचार क्या है। क्लियर है कि नहीं? सबसे बड़ा मेजर डिसीज जो था क्या था? कैंसर। उसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। उसके बाद आज हम लोग दूसरा सबसे बड़ा डिसीज जो इस चैप्टर में है, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा जागरूकता फैलाना है। क्लियर है कि नहीं? 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस। सबसे ज़्यादा जागरूकता कार्यक्रम किसके लिए चला गया है? एड्स के लिए। क्यों? क्योंकि यह एक लाइलाज बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है। इसके लिए ये बोला जाता है, ध्यान से समझना, कैंसर से बचाव ही उसका उपचार है। वो रोग ही मत हो, वही उसका क्या है? उपचार है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो आज हम लोग विश्व के सबसे भयानक यानी कि एकदम भयानक बीमारी में से एक कौन सा बीमारी पढ़ेंगे? एड्स। क्लियर है ना? शुरुआत करें, ठीक है? चलो देखो, सबसे पहले हम लोग जानते हैं एड्स। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? ये आता है पेपर में, एड्स। ठीक है ना? एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। उपार्जित या फिर इसी को बोलते हैं अर्जित, बोल सकते हैं, उपार्जित या अर्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण। नाम में ही ये पूरा रोग का नाम, पूरा कहानी समझ आ जाएगा तुमको। ठीक है? ध्यान से समझो। उपार्जित प्रतिरक्षा किसको बोलते हैं? ऐसी प्रतिरक्षा जिसको हम लोग अपने जीवन काल में क्या करते हैं? अर्जित करते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है? कमी आ जाता है। क्या आ जाता है? कमी। मतलब जो बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट है ना, तो उसमें जो मुख्य क्या है तुम्हारा? टी लिम्फोसाइट। तो टी लिम्फोसाइट की संख्या में क्या होने लग जाती है? कमी होने लग जाती है। नॉर्मल मनुष्य के में रहता है 1200 mm³ ऐसा रहता है, लेकिन जिसको हो जाता है क्या? एड्स, उसमें कितना हो जाता है? 200 mm। क्या? टी लिम्फोसाइट का संख्या। किसका संख्या? टी लिम्फोसाइट का संख्या। इसके कारण क्या हो जाता है? मनुष्य में, ठीक है ना, बहुत सारे अलग अलग सिम्टम्स शो होने लगते हैं। ग्रुप ऑफ सिम्टम्स को बोलते हैं हम लोग सिंड्रोम। सिंड्रोम क्या है? ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। यानी कोई रोग है ना, उसका केवल एक लक्षण नहीं है, बहुत सारे लक्षण हैं। समझ आ रहा है कि नहीं? ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? सिंड्रोम। तो ध्यान से समझना, ध्यान देना, ठीक है? हमारे जीवन काल में उपार्जित जो प्रतिरक्षा है, ठीक है, उसमें क्या होता है? कमी आने लगता है। क्या आने लगता है? कमी आने लगता है, जिसके कारण हमको बहुत सारे रोग के लक्षण पैदा हो जाते हैं। क्लियर है? नॉर्मल बुखार है, उसके कारण आदमी का डेथ हो गया। समझ आ रहा है कि नहीं? नॉर्मल बुखार है, उसके कारण आदमी का डेथ हो गया। उसके शरीर में क्या हुआ? ध्यान से समझना ना, एकदम थकावट है, दर्द है, उसके कारण उसका डेथ हो गया। नॉर्मल फंगस का इन्फेक्शन हुआ, उसके कारण डेथ हो गया। मतलब शरीर का जो इम्यूनिटी सिस्टम रहता है बहुत ही ज़्यादा क्या रहता है? डाउन। दस्त तो हुआ, उसके कारण उसका डेथ हो सकता है। क्लियर है कि नहीं? मतलब ध्यान से समझना, वो अपने जीवन काल में जो उपार्जित प्रतिरक्षा किया था, रोग जनकों से रक्षा के लिए जो उसके शरीर के अंदर का क्या था? कैपेबिलिटी था, वो क्या होगा? एक वायरस है। कौन सा वायरस? HIV वायरस। कौन सा वायरस? HIV वायरस। इसको क्या बोलते हैं? ह्यूमन इम्यूनो, ठीक है ना, डिफिशियंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो HIV वायरस क्या करता है? जो हमारे शरीर में उपस्थित टी लिम्फोसाइट रहता है ना, हमारे शरीर में उपस्थित जो टी लिम्फोसाइट रहता है, उसकी संख्या में क्या कर देता है? कमी कर देता है। उसको क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। समझ आ रहा है कि नहीं? जिसके कारण हमारे शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है। और हम लोग नॉर्मल से जो रोग रहता है, जो हमारे कॉमन डेली लाइफ में चलते रहता है, उनसे भी लड़ नहीं पाते। क्लियर है कि नहीं? और आदमी के इससे क्या हो जाता है? डेथ हो जाता है। क्लियर है? ये कौन सा रोग है आपका? एड्स।
क्लियर है कि नहीं। एड्स का फुल फॉर्म क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम, किसके कारण होता है, HIV वायरस के कारण। HIV वायरस ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस, मतलब ऐसा वायरस जो मनुष्य के इम्यूनिटी सिस्टम में क्या ला देता है, कमी ला देता है, क्या ला देता है, कमी। क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक समझ आया कि नहीं। चलो तो डिटेल बताओ करके कभी भी आएगा क्या बोलोगे, एड्स। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम है, ठीक है। इसे हिंदी में उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण कहते हैं। इसके एड्स रोग में HIV वायरस के कारण मनुष्य का प्रतिरक्षा तंत्र क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है, जिससे कि वह सामान्य रोग कारकों से भी क्या हो जाता है, पीड़ित हो जाता है, वह बाहरी रोग जनकों से अपना बचाव नहीं कर पाता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, किसी कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अच्छा याद रखना, ये जो HIV वायरस है ना, एक प्रकार का रेट्रो वायरस है। कैसा वायरस है, रेट्रो वायरस, और इसको RNA वायरस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, RNA वायरस। इसमें डबल स्टैंडर्ड RNA पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सॉरी डबल स्टैंडर्ड बोल रहा हूँ जी, दोहरा DNA पाया जाता है, 2 ठुक RNA पाया जाता है, दोहरा RNA पाया जाता है। क्लियर है ना, ये एक RNA और ये दूसरा RNA, 2 RNA पाया जाता है, सिंगल स्टैंडर्ड 2 RNA। क्लियर है ना, यहाँ तक समझ आ रहा है कि नहीं, क्लियर है। अच्छा सबसे पहला केस एड्स का कहाँ दिखा था, अमेरिका में। कहाँ दिखा था, अमेरिका में, ठीक है, 1981 अमेरिका में दिखा था। इंडिया में कब आया एड्स, 1986। कब आया है, 1986 में। क्लियर है ना, कहाँ आया है, और चेन्नई में। पहला केस कहाँ आया, चेन्नई में। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ठीक है। चलो यहाँ तक क्लियर है। सबसे पहला केस कहाँ है, अमेरिका। कब, 1981। इंडिया में कब, 1986। ठीक है, कई जगह 87 भी दिया रहेगा, देख लेना। क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक समझ आ गया। शुरुआत करें। अब ये जो HIV वायरस है ना, उसका स्ट्रक्चर आता है। किसका स्ट्रक्चर आता है, HIV वायरस का। क्लियर है, तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे किसका, HIV वायरस का। क्लियर है, तो चलो हेडिंग डालो, स्ट्रक्चर ऑफ HIV वायरस। स्ट्रक्चर ऑफ HIV वायरस। स्ट्रक्चर ऑफ HIV वायरस। चलो स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं, ध्यान से देखो, ठीक है। चलो शुरू करें क्या। देखो HIV वायरस में जो रहता है, एक सूत्रीय 2 RNA होते हैं। कितना, एक सूत्रीय 2 RNA। 2 RNA हो गया। एक सूत्री क्या रहते हैं, 2 RNA रहते हैं। टोटल कितना एंजाइम रहता है, 3 एंजाइम। कितना एंजाइम, 3 एंजाइम। थोड़ा थोड़ा डिटेल जाना। देखो एक सूत्री यानी सिंगल स्टैंडर्ड कितना RNA, 2 RNA रहता है। कितना एंजाइम रहता है, 3 एंजाइम रहता है। कितना एंजाइम रहता है, 3 एंजाइम। HIV वायरस में कितना एंजाइम, 3। तीनों एंजाइम का नाम याद रखना है। सबसे पहला एंजाइम है प्रोटीएज। कौन सा एंजाइम है, प्रोटीएज। दूसरा है इंटीग्रेज, और तीसरा है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्लियर है, यहाँ तक समझ आया कि नहीं, क्लियर है। कितना एंजाइम पाया जाता है, 3। सबसे पहला एंजाइम क्या है, प्रोटीएज। दूसरा कौन सा है, इंटीग्रेज। और तीसरा क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्लियर है ना। अच्छा इसके बाद इसके ध्यान से समझना, इसमें प्रोटीन का 2 लेयर पाया जाता है, 2 लेयर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का कितना लेयर रहता है, 2 लेयर। एक को बोलते हैं P17 और एक होता है P24। ये रहता है बाहरी प्रोटीन स्तर है, बाहरी प्रोटीन स्तर। और एक कहाँ है, आंतरिक प्रोटीन स्तर। स्ट्रक्चर बनाएंगे सब क्लियर होता जाएगा। आंतरिक प्रोटीन स्तर, यहाँ तक क्लियर है। पहले डिटेल बता रहा हूँ, फिर इसके बाद स्ट्रक्चर देखेंगे। क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। P17 है और एक क्या है, P24। अच्छा लेयर ऑफ जो प्रोटीन है ना, प्रोटीन का जो लेयर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैप्सिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैप्सिड। याद करो, कैप्सोमियर से मिलकर बनता था कैप्सिड। किसका स्ट्रक्चर पढ़ते थे, वायरस के स्ट्रक्चर पढ़ते थे। तो यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक समझ आया। अच्छा कैप्सिड के चारों ओर ना
कैप्सिड के चारों ओर, चौथा वाला भाग आप देखो, ये 3 भाग हो गया, चौथा कैप्सिड के चारों ओर, ठीक है ना, लिपोप्रोटीन का, ये ग्लाइकोप्रोटीन का आवरण पाया जाता है, एक और आवरण पाया जाएगा, ठीक है ना, सबसे बाहर में एक और आवरण पाया जाएगा, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, GP120, ग्लाइकोप्रोटीन 120, GP120 क्या बोलते हैं, GP120। क्लियर है कि नहीं? चलो थोड़ा सा ध्यान देना, हल्का हल्का अभी क्या कर लेते हैं, अध्ययन करते हैं हल्का से, ठीक है ना। चलो कैसे रहता है, 2 RNA रहता है, हाँ रख दीजिए, 2 RNA रहता है, क्लियर है ना। उसके बाद रहता है प्रोटीन का कितना लेयर बोला हूँ जी मैं तुम लोगों को, कितना लेयर रहता है, 2 लेयर, ये पहला लेयर है, ये पहला हो गया, और उसके बाद ये दूसरा, 2 लेयर होता है, क्लियर है कि नहीं। स्ट्रक्चर एकदम सिंपल से बना रहे हैं ना, देखो एक पहला लेयर हो गया और एक दूसरा लेयर हो गया। उसके बाद इसके चारों ओर और क्या रहता है, एक और लेयर रहता है बोला हूँ मैं, ठीक है ना, ग्लाइकोप्रोटीन का लेयर रहता है बोला हूँ मैं, इसका ग्लाइकोप्रोटीन का GP120, ये देखो तीसरा लेयर हो गया, समझ आया कि नहीं। तो देखो ये वाला जो है बाहरी लेयर, इसको बोल रहा हूँ मैं क्या, P17, ये P24, ये क्या है, GP120, और 2 सिंगल स्टैंडर्ड RNA। अच्छा एंजाइम कितने हैं टोटल, 3, कितना एंजाइम है, 3। तो इसमें ध्यान देना, ये एक एंजाइम और ये दूसरा एंजाइम, और तीसरा एंजाइम यहाँ पास रहता है P17 और P24 के बीच में। ये वाला जो एंजाइम है जो इन दोनों के बीच में है, ये लेयर, ये है प्रोटीएज एंजाइम। कौन सा एंजाइम, प्रोटीएज एंजाइम। और अंदर में है वो इंटीग्रेज एंजाइम है। कौन सा एंजाइम है, इंटीग्रेज एंजाइम है। और एक है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, RT। क्लियर है ना। और डिटेल पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे, ध्यान से देखते रहो, बस हल्का बेसिक भज जाना पहले तो। यहाँ तक क्लियर है। चलो अब ध्यान से देखना ना, अच्छा खासा पूरा का पूरा क्या देखना है, स्ट्रक्चर को देखना है हम लोग को, किसका, HIV वायरस का। क्लियर है, शुरुआत करें, ध्यान दो। एक मिनट रुको ना, कुछ चीज़ भूल थोड़ी रहे हैं, नहीं भूल रहे हैं ना। हाँ चलो ध्यान दो। सबसे पहले क्या रहता है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA का क्या रहता है, ऐसा लेयर रहता है, 2 लेयर रहता है बोलता हूँ, 2 सिंगल स्टैंडर्ड क्या रहता है, RNA रहता है। इसके बाद क्या होता है बोला हूँ मैं, इसके बाद इसके बाहर क्या होता है, प्रोटीन का स्तर होता है। किसका स्तर होता है, प्रोटीन का। प्रोटीन का स्तर बनाते हैं। ये सबसे पहले एक स्तर बना रहा हूँ मैं, ये पहला है, देखो ये पहला है। इसका थोड़ा सा अच्छा सा डायग्राम बना देते हैं। ये देखो ये प्रोटीन का है ना, ये देखो, ये फिर ऐसे बना देना, ऐसे करके, समझ आ रहा है ना। ये क्या है, कैप्सिड है। क्या है, कैप्सिड, जो छोटे छोटे किससे मिलकर बना रहता है, कैप्सोमियर से मिलकर बना रहता है। क्लियर है कि नहीं। इसके जस्ट बाद में, ठीक है, एक और लेयर पाया जाएगा। इसके जस्ट बाद में एक और लेयर पाया जाएगा, ये P24 है, और उसके बाहर में क्या रहता है, P17। ये देखो, ये वाला देखो, क्लियर है। ये देखो ऐसे में, समझ आया कि नहीं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। 2 सिंगल स्टैंडर्ड RNA, फिर 2 ठो किसका लेयर है, ये प्रोटीन का। उसके बाद सबसे लास्ट में किसका लेयर रहेगा, GP120, ग्लाइकोप्रोटीन का। किसका, ग्लाइकोप्रोटीन का। चलो ये किसका लेयर है, ग्लाइकोप्रोटीन का। ये ऐसा GP120। समझ आ रहा है कि नहीं, क्लियर है ना सबको। ये देख लेना, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, तो चलो पहले तो क्या करोगे, ये
इसको बोल रहा हूँ क्या, GP120। इसका जो रिसेप्टर रहता है ना, इसमें ऐसे क्या लगा रहता है, इसे स्पाइक्यूल्स लगा रहता है ऐसे बहुत सारा, ऐसा समझ आ रहा है, ये स्पाइक्यूल्स लगा रहता है। ये वायरस है, इसका जो रिसेप्टर रहता है ना, हमारे शरीर में एक कोशिका था, याद करो, माइक्रोफेज, याद करो, फैगोसाइटिक सेल होता था और एक नॉन फैगोसाइटिक। उसमें फैगोसाइटिक सेल था, फैगोसाइटिक सेल में क्या बताया था, माइक्रोफेज होता है, क्या बोला था, माइक्रोफेज। तो माइक्रोफेज जो रहता है ना, कोशिका माइक्रोफेज में, उसमें एक रिसेप्टर रहता है, ऐसा रिसेप्टर रहेगा, जिसमें आकर के ये क्या जो रहता है, ये GP120 आकर के फिट होता है। तो ये जो रिसेप्टर है ना, इसका नाम है CD4 रिसेप्टर। क्या बोलते हैं इसको, CD4 रिसेप्टर। तो जब हमारे शरीर के अंदर HIV वायरस प्रवेश करेगा ना, तो कहाँ पास जाकर जुड़ेगा, माइक्रोफेज के CD4 रिसेप्टर पर। कौन सा वाला भाग, GP120। GP120 किससे जुड़ता है, CD4 रिसेप्टर से। किससे जुड़ता है, CD4 रिसेप्टर से। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, समझ आ रहा है ना। चलो आगे बढ़े, ठीक है। अच्छा, एंजाइम होता है, कितना एंजाइम होता है टोटल, 3। कौन कौन से एंजाइम कहाँ कहाँ पास रहता है, देखो अलग कलर से बनाते हैं। यहाँ पास देखो, यहाँ पास ना, ये जो एंजाइम बना रहा हूँ ना, ये कौन सा एंजाइम है, प्रोटीएज एंजाइम। कौन सा एंजाइम है, प्रोटीएज एंजाइम। क्लियर है ना। उसके बाद यहाँ अंदर में ये एक एंजाइम है, इस एंजाइम का नाम है, ध्यान देना, ठीक है, ये जो एंजाइम है इसका नाम है इंटीग्रेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम, इंटीग्रेज। कौन सा एंजाइम, इंटीग्रेज। वैसे एक और एंजाइम बना लेते हैं, ये कौन से कलर से बना, ठीक है, कुछ नया कलर ले लेते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, कितना एंजाइम हो गया, तीनों के तीनों एंजाइम क्लियर है। अच्छा, ये तो क्या होता है आपका अंदर का, इसको बता डालें, ये क्या है तुम्हारा, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। कितना संख्या में है, और 2 के संख्या में। यहाँ पास का क्या बोले हो जी, इसको क्या बोले हो, P24 कैप्सिड ही है, प्रोटीन का लेयर जी। और ये वाला का क्या नाम दिया है तुम लोग, P17, जो कि क्या है, कैप्सिड का ही लेयर है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। तो ये स्ट्रक्चर हो गया किसका, आपका HIV वायरस का। ये है स्ट्रक्चर, जल्दी बनाओ, स्ट्रक्चर ऑफ HIV वायरस। जल्दी बनाओ, जल्दी जल्दी जल्दी। क्लियर है। चलो जल्दी करो, नॉर्मली बनाओ, एकदम डिजाइन बना करके बनाने की ज़रूरत नहीं है अभी, ठीक है। वो डिजाइनिंग वाला काम तुम लोग बाद में घर में करते रहना, ठीक है। बस इतना याद रखना कि बाहर में बाहर में P17 और अंदर में क्या है, P24। क्लियर है, ये क्रम पूछा हुआ है ना। और इन दोनों के बीच में कौन सा एंजाइम है, प्रोटीएज एंजाइम। कौन सा एंजाइम, प्रोटीएज एंजाइम। क्लियर है। अब पैथोजेनिसिटी इसका कैसे होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं, रोग जनता, ठीक है। शुरुआत करूं क्या, आगे बढ़ जाएं। चलो देखो ये रोग कैसे उत्पन्न करता है। चलो एक मिनट ना, इसका मैं क्लोन बना करके तुम लोगों को डायग्राम से ही बता देता हूँ। ठीक है, डायग्राम नहीं बना करके मैं इसको ध्यान से समझना, इसमें समझा रहा हूँ ना, और इसको अच्छे से समझना। देखो होता क्या है, ध्यान देना ना अब इधर, ठीक है। मोस्ट MP टॉपिक चल रहा है अभी तुम लोगों का, ठीक है। ठीक, देखो होता क्या है, जो हमारा HIV वायरस है, ठीक है। HIV वायरस क्या करता है, सबसे पहले शरीर में प्रवेश करने का कोशिश करेगा, और शरीर में कहाँ अटैक करता है, माइक्रोफेज कोशिका में। किस में अटैक करता है, माइक्रोफेज कोशिका में। सबसे पहले तो ये जानो, ये जो है ना, ये एनिमल सेल है। एनिमल सेल में ये इसका क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये पूरा एनिमल सेल है, उसका क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कौन सा सेल है
मैक्रोफेज। कौन सा सेल है? मैक्रोफेज। क्लियर है? असल में होता क्या है, ये वायरस आता है, इसके अंदर इसका क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड क्या है, आरएनए है, और इसके चारों ओर क्या है, प्रोटीन का ऐसे लेयर है, क्या है, लेयर। तो सबसे पहले इसका जो ध्यान देना ना, सबसे पहले ये जो वायरल आरएनए है ना, ठीक है, तो ये वायरस जो रहेगा वो क्या करेगा, इन्फेक्शन करेगा किसमें, एनिमल सेल में। क्या करेगा, एनिमल सेल में। जब एनिमल सेल में इन्फेक्शन करता ही, तो ध्यान समझना, केवल और केवल जो अपना आरएनए रहेगा, 2 ठोक आरएनए था, उस आरएनए को क्या करेगा, वो अंदर भेजेगा। तो कैप्सिड लेयर वगैरह को हटाना पड़ेगा उसको। किसको हटाना पड़ेगा, ये दोनों लेयर को हटाना पड़ेगा, और इसको हटा, देखो सबसे पहले क्या हुआ होगा, ध्यान से समझना ना, ध्यान देना एक एक चीज़ को, मैं तुम लोग को समझाते जा रहा हूँ ना। ये जैसे कि ये स्ट्रक्चर है ना आपका, एक मिनट रुकना ना, ध्यान दो, ठीक, ध्यान समझना। असल में क्या है, ये एक एनिमल सेल है, ठीक है ना। एनिमल सेल में क्या करेगा, ये HIV वायरस को क्या करना है, प्रवेश करना है। HIV वायरस जब एनिमल सेल में क्या करेगा, प्रवेश करेगा, एकदम मस्त से बता रहा हूँ, ये ऐसे आएगा, माइक्रोफेज कोशिका में आएगा। माइक्रोफेज कोशिका में ध्यान से समझो, मैं तुम लोगों को बताया था, माइक्रोफेज कोशिका में यहाँ पास क्या रहता है, CD4 रिसेप्टर, क्या रहता है, CD4 रिसेप्टर, और इसके पास क्या है, GP, क्या है इसके पास, GP120, क्या है, GP120, बताया था ना मैं। इसके पास क्या है, GP120। क्लियर है? ये यहाँ आया और जुड़ा, जैसे ही जुड़ेगा, ठीक है, इसको मिल गया घर यहाँ अटैक करने के लिए। समझ आ रहा है कि नहीं? ये क्या है, आपका माइक्रोफेज है। कौन सा कोशिका है, माइक्रोफेज, एनिमल का। क्लियर है? यानी मनुष्य है, मान लो मनुष्य के अंदर ये माइक्रोफेज में प्रवेश किया, तो जैसे ही GP120 और CD4 रिसेप्टर में क्या होगा, यहाँ पास आकर के जुड़ेगा, तो ये वाला जो लेयर है लिपोप्रोटीन का, वो हटेगा। उसके बाद यहाँ पास ये देखो, यहाँ पास एक एंजाइम था, कौन सा एंजाइम था, प्रोटीएज। प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम को क्या बोलते हैं, प्रोटीएज। तो ये जो 2 लेयर है, P17 और P24, दोनों के दोनों को क्या कर देगा, वो पचा देगा। क्या कर देगा, पचा देगा। और ये जो हमारा 2 सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, वो दोनों के दोनों कहाँ प्रवेश कर लेंगे, हमारे शरीर के जो माइक्रोफेज कोशिका है उसके अंदर। अच्छा, माइक्रोफेज कोशिका है तो इसका खुद का डीएनए होगा, यहाँ इसका खुद का डीएनए है, कोशिका है ना, ये एक प्रकार का क्या है, कोशिका है, तो कोशिका के अंदर खुद का डीएनए होगा। अब ये अपने आरएनए को यहाँ भेजा है, किसको भेजा है, आरएनए को। अब आरएनए को भेजा है और हमारे शरीर के अंदर क्या रहता है, डीएनए। तो समझ आ रहा है कि नहीं? तो वायरल आरएनए है, तो ये आरएनए जो रहता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, डीएनए में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डीएनए में। समझ आ रहा है कि नहीं? जब आरएनए कन्वर्ट होता है किसमें, डीएनए में। हम लोग पढ़ते थे क्या, डीएनए कन्वर्ट होता है, अभी तक क्या पढ़ते थे, डीएनए कन्वर्ट होता है किसमें, आरएनए में। फिर वो क्या बनाता है, प्रोटीन। याद आया? इसको क्या बोलते थे, ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते थे, ट्रांसक्रिप्शन। याद आ रहा है कि नहीं? क्या बोलते थे, ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है, आरएनए कन्वर्ट हो रहा है किसमें, डीएनए में। तो ये क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है। तो इसको क्या बोलोगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलोगे? और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में जो मदद करेगा उसको बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ये एंजाइम लेकर आया था, दूसरा एंजाइम बोला था। कौन सा एंजाइम काम करेगा अब, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। टोटल कितने एंजाइम थे इसके पास, 3। सबसे पहले बाहर में ही काम कर दिया, प्रोटीन का लेयर को पचा करके बाहर कर दिया। ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम क्या किया, जो आरएनए था उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, डीएनए में। अब ये जो डीएनए है, ठीक है, ये जो डीएनए है वो आ करके हमारे शरीर में उपस्थित डीएनए के साथ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और यहीं से खाना पीना लेगा। जिस यानी कि वही खाने पीने वाला काम कर रहा है, जिस थाली में खाएगा उसी में कुछ देर बाद क्या करेगा, छेद करेगा। ये क्लियर है? पूरा का पूरा यहीं पास आकर के अपना पोषण प्राप्त कर रहा है इस डीएनए से जुड़ करके। जब इस डीएनए से जुड़ेगा, जब इस डीएनए से जुड़ेगा तो यहाँ पास एक और एंजाइम काम करेगा, तीसरा कौन सा एंजाइम, इंटीग्रेज। इंटीग्रेशन कर रहा है इसके साथ जब वो, तो कौन सा एंजाइम काम करता है, इंटीग्रेज एंजाइम।
कौन सा एंजाइम काम करेगा? इंटीग्रेज एंजाइम। क्लियर है कि नहीं? तो अपना खुद सामान लेकर के आ रहा है ना ये। कितना एंजाइम लाया है टोटल? 3। क्लियर है? सबसे पहला कौन सा लाया है? प्रोटीएज। दूसरा कौन सा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और तीसरा कौन सा आया आपका? इंटीग्रेज। यहाँ तक क्लियर है? और इंटीग्रेज एंजाइम की मदद से इस डीएनए के साथ क्या हो गया? जुड़ गया। अब यहाँ क्या करता है? अपना डुप्लीकेशन करता है, अपने संख्या में तेजी के साथ क्या करेगा? वृद्धि करेगा। ठीक है ना? ये बहुत सारा ऐसा डीएनए बनाने लग जाएगा, ऐसा बहुत सारा ऐसा अपना क्या बनाने लग जाएगा? प्रतिकृति बनाने लग जाएगा। और एचआईवी वायरस की संख्या में हमारे शरीर में क्या होने लग जाएगी? वृद्धि होने लग जाएगी। क्लियर है कि नहीं? और अंत में ये यहाँ से फिर निकलेगा और निकल के फिर से अन्य माइक्रोफेज कोशिकाओं को क्या करेगा? संक्रमित करेगा। क्योंकि देखो माइक्रोफेज एक प्रकार से क्या कर रहा है? एचआईवी वायरस का फैक्ट्री की तरह काम कर रहा है, जहाँ बहुत सारा क्या बन रहा है? एचआईवी वायरस बन रहा है। इस कारण माइक्रोफेज को बोलते हैं एचआईवी की फैक्ट्री। क्या बोलते हैं? एचआईवी की फैक्ट्री। क्लियर है कि नहीं? किसको? माइक्रोफेज को। यहाँ तक समझ आया कि नहीं? क्लियर है? बहुत सारा एचआईवी कहाँ बन रहा है? यहाँ पास आपका कहाँ? माइक्रोफेज में। क्लियर है? अच्छा, ये तो कहानी हो गया हमारे शरीर के कौन से कोशिका में अटैक किया है बोल रहा हूँ मैं? माइक्रोफेज में। तब जब ये ना एचआईवी वायरस एक और कोशिका हमारे शरीर में टी लिम्फोसाइट, पढ़े हो अभी? किसमें प्रवेश करेगा? टी लिम्फोसाइट। यहाँ रहता है, यहाँ से खाना पीना मिल रहा है, तो यहाँ उतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाएगा, क्योंकि यहाँ ये क्या है? उसका फैक्ट्री है। लेकिन जब ये यहाँ अटैक करता है, किसमें? टी लिम्फोसाइट में, तो अंत में जब यहाँ से निकलता है ना वो, तो इसको क्या कर देता है? पूरी तरीके से नष्ट कर देता है। क्या कर देता है? नष्ट। नॉर्मल मनुष्य में जो इसका संख्या कितना रहता है? 1200 mm³ रहता है नॉर्मल मनुष्य में। किसका मात्रा? टी लिम्फोसाइट का। वो घट करके कितना हो जाता है? 200। कितना हो जाता है? 200। तो पूरी तरीके से खत्म किसको करता है? ये टी लिम्फोसाइट को कम करने का काम करता है। और माइक्रोफेज में अपनी संख्या में क्या कर रहा है? कमी। मतलब यहाँ आएगा, संख्या में वृद्धि करेगा और जा करके अटैक कर देगा यहाँ। समझ आ रहा है कि नहीं? और इसको क्या करते जाएगा? कम करते जाएगा। क्लियर है कि नहीं? समझ आया कि नहीं? तो एचआईवी वायरस कितनी कोशिकाओं में अटैक करता है? 2। एक तो टी लिम्फोसाइट और दूसरा माइक्रोफेज। माइक्रोफेज में क्या करता है? अपना वृद्धि गुणन करता है, और इसमें क्या करता है? इसको खत्म करते जाता है। क्लियर है? तो यही चीज़ को इसमें दिखाया है। ये जो तुम्हारा वायरल आरएनए है वो कन्वर्ट हो गया किसमें? डीएनए में। और इसके कोशिका ध्यान देना, डीएनए में आकर के क्या हो गया? ये जुड़ गया, और जुड़ करके फिर बहुत सारा क्या बना लिया? यहाँ पास वायरस फिर से बना लिया, और अंत में यहाँ से क्या हो गया? नया वायरस यहाँ से रिलीज हो गया, और दूसरे अन्य कोशिकाओं को क्या करेगा? वो इन्फेक्टेड करेगा। क्लियर है? ये डायग्राम तुम्हारा प्रॉपर दिया हुआ है एनसीईआरटी में। क्लियर है ना? तो एक बार देखना उसको। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है। अब ये एड्स का पैथोजेनिसिटी कैसे हुआ? रोग जनता कैसे हुआ? रोग उत्पन्न कैसे हुआ? इसको जान डाले तुम लोग। एड्स क्या होता है जाने? सबसे पहले एड्स क्या होता है इसके बारे में जाने, उसके बाद जिसके कारण होता है उसका पूरा स्ट्रक्चर जाने, उसके बाद ये रोग उत्पन्न कैसे करता है इसके बारे में जाने। क्लियर है? अब तीसरा जो हमारा टॉपिक रहेगा इसमें, ठीक है ना, तीसरा जो रहेगा वो होगा एड्स का लक्षण। ठीक है ना? इसका क्या क्या सिम्टम्स है? कोई व्यक्ति को यदि एड्स हुआ है तो उसका क्या क्या सिम्टम्स है? अब ध्यान देना ना, इसका सिम्टम्स तुमको भी नजर आ रहा है, ऐसा करके मत सोचना। क्या है, जब हम लोग रोग वाला चैप्टर पढ़ते हैं ना तो हमको लगता है ये सारा बीमारी मेरे को ही है क्या करके। समझ आ रहा है ना? जैसे कि सबसे पहला है कम काम करने में ज़्यादा थकान। कैसे पार्थ? थोड़ा सा काम नहीं किया है कि थकान लगना शुरू हो जाएगा। कम काम करने में ज़्यादा थकान, पहला हो गया। दूसरा अतिसार का होना, दस्त का होना लगातार, अतिसार का होना। क्लियर है? दूसरा लक्षण हो गया, एकदम नॉर्मल सिम्टम लग रहा है तुम लोगों को। तीसरा देखो, त्वचा पर घाव होना, त्वचा पर घाव होना। और क्या सिम्टम्स है? ठीक है, जो लसिका ग्रंथि रहता है वो क्या हो जाता है? फूल जाता है, लिम्फ नोड फूल जाना, लिम्फ नोड का फूल जाना, लिम्फ नोड का फूल जाना। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, स्मरण शक्ति का कम होना, याददाश्त कम होना, स्मरण शक्ति का कम होना, स्मरण शक्ति का कम होना, ये सभी लक्षण आ रहे हैं। अच्छा, और शरीर का क्या होना? वजन कम होना, शरीर का वजन कम होना, शरीर का क्या होना? वजन को कम होते जाना। ये सब एकदम कॉमन सिम्टम्स है ना, और ऐसा सारा का सारा सिम्टम्स दिखाई देता है तो ग्रुप ऑफ सिम्टम्स रहता है, उसको क्या बोलते हैं? सिंड्रोम। क्या बोलते हैं? सिंड्रोम, संलक्षण बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में? संलक्षण। जब बहुत सारे लक्षण को एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं? सिंड्रोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंड्रोम। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं?
ठीक है, स्मरण शक्ति कम होना, शरीर का वजन, अच्छा, और कमजोर हो जाना, कमजोर होना, पसीना आना, बहुत ज़्यादा पसीना आना, और बहुत ज़्यादा बीमार पड़ना, बार बार बीमार पड़ना, बार बार बीमार होना। क्लियर है? ये किसके लक्षण हैं? आपके एड्स के। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अच्छा, एड्स फैलता कैसे है ये लिख लिए क्या? एकदम नॉर्मल सिम्टम्स है, और नॉर्मल सिम्टम्स से आदमी का मौत हो जाता है ना, याद रखना इसमें, ठीक है, क्योंकि शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र क्या है? बहुत ही ज़्यादा कमजोर है। टी लिम्फोसाइट पूरी तरीके से खत्म है ना, क्लियर है? और टी लिम्फोसाइट ही कितने प्रकार का बताया था? 5 प्रकार का। समझ आ रहा है कि नहीं? अकेला बी लिम्फोसाइट कुछ काम कर पाएगा क्या? नहीं। अब एड्स का प्रसार कैसे होता है इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। एड्स का प्रसार सबसे ज्यादा होता है अनैतिक यौन संबंधों से। अनजान लोगों के साथ संबंध नहीं बनाने चाहिए, समझ रहे हो जी? एकदम हंसी आ रहा है ले, ठीक है। और इसी के लिए सबसे ज्यादा जागरूकता अभियान चलाया जाता है, ठीक है ना, ठीक है। चलो, तो सबसे पहला है क्या? अनैतिक यौन संबंधों से एड्स फैलता है। अनैतिक यौन संबंधों से एड्स फैलता है। और कैसे फैलता है? मान लो एड्स से पीड़ित कोई व्यक्ति है, एड्स पीड़ित व्यक्ति का, ओए इधर ध्यान दो, एड्स पीड़ित व्यक्ति का रक्त यदि सामान्य मनुष्य को चढ़ा दिया गया तो उससे भी उसको क्या हो जाएगा? एड्स हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, उसके बाद और क्या है इसका एड्स और कैसे फैल सकता है? ठीक है, जो गर्भवती माता है ना, गर्भवती माता है तो उसमें जो प्लेसेंटा रहता है, प्लेसेंटा के माध्यम से वो किस में चला जा सकता है? बच्चे में। किसमें जा सकता है? बच्चे में। और कैसे फैल सकता है? संक्रमित सुइयों के प्रयोग से। तुम डॉक्टर के पास गए थे, वही नीडल को तुमको भी लगा दिया वो, मान लो, या ब्लड कनेक्शन के लिए जल्दबाजी में वैसे वही सुई का एक दूसरे व्यक्ति जो एड्स से पीड़ित है, समझ आ रहा है कि नहीं? एड्स से जो पीड़ित है उसका ब्लड कलेक्शन किया था, उसी में तुम्हारा भी कर दिया, तो तुम्हारे शरीर के अंदर वो वायरस चला जाएगा संक्रमित सुई से। साथ खाना खाने से, हाथ मिलाने से एड्स नहीं फैलता। क्लियर है कि नहीं? ये लिक्विड से फैलता है। क्लियर है? बॉडी फ्लूइड से। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? समझ आ गया? एक टाइम ऐसा आया था कि कोई व्यक्ति यदि एड्स से पीड़ित हो जाता था उसको कुष्ठ रोगियों की भांति व्यवहार किया जाता था। समझ रहे हो? ऐसा जान डालते थे तो पूरा समाज उसको हेय दृष्टि से देखता था। सब लोग क्या समझते हैं, जिसको एड्स है मतलब वो व्यक्ति का चरित्र ठीक नहीं है। लेकिन देखो ये वाला कहानी बस तो सिर्फ यहीं पास बस है ना। लेकिन देखो, मान लो तुम्हारा क्या गलती है, कोई डॉक्टर बिना जांच किए खून को चढ़ा दिया तो, समझ आ रहा है कि नहीं? या गर्भवती माता से प्लेसेंटा बच्चे में चला गया तो, ये संक्रमित सुई का प्रयोग। इसी कारण जब तुम लोग देखे होगे कि सैलून में भी जाते हैं ना, तो हर बार नाई क्या करता है? ब्लेड चेंज करता है। अब बहुत ज़्यादा जागरूकता अभियान चलाया गया ना, क्योंकि ब्लेड है, ब्लेड यदि चला है, समझ आ रहा है कि नहीं? ब्लेड यदि चला है तो क्या हो सकता है? ब्लड तो आया होगा, और मान लो उसी का उपयोग दूसरे मनुष्य में कर दिए तो उसके कारण भी तो हो सकता है। पहले देखना, पहले जब डॉक्टर लोग आते थे ना तो वो कांच वाला सुई होता था, कांच वाला सुई, पानी गर्म करवाते थे पहले, फिर सुई को क्या करते थे? बार बार डर आते थे एक हिसाब में, ठीक है ना, ऐसे यानी साफ करते थे, यानी क्या करते थे? उसको स्टरलाइज करते थे। लेकिन बच्चे लोगों का रूह कांप जाता था जब तक डॉक्टर वो सुई ऐसा निकालता था ना। आज भी गांव में जो डॉक्टर लोग जो प्रैक्टिस करते हैं ना, जनरल प्रैक्टिशनर रहते हैं, वो लोग देखना वही वाला सुई का उपयोग करते हैं। लेकिन देखो धीरे से क्या हुआ, अब डिस्पोजेबल सिरिंज आ रहा है, ठीक है, प्लास्टिक वाला आता है, एक मनुष्य में एक ही बार यूज होता है, उसको फेंक देते हैं, फिर उसका रेट भी कम किए हैं। क्यों? यही सब के कारण, ठीक है। सबसे ज़्यादा जागरूकता अभियान किसके लिए चला गया था? एड्स के लिए। क्लियर है कि नहीं? कि एड्स इस तरीके से फैल सकता है और इस तरीके से फैल नहीं सकता। क्लियर है कि नहीं? क्या होता था, जो एड्स से पीड़ित व्यक्ति होता था ना, उसके साथ हमारा समाज दोहरा चरित्र करता था, तो एड्स से पीड़ित व्यक्ति के मन में बदला लेने का भावना आ जाता था कई बार। तो वो लोग क्या करते थे, ठीक है, जैसे कि किसी की लिफ्ट मांगते थे, केस है ऐसा हुआ है, लिफ्ट मांगते थे, लिफ्ट मांग करके बैठते थे पीछे में और अपना जो बॉडी से सुई चुभाए रहते थे वो सुई को चुभा देते थे, तुमको पता भी नहीं चलता था। और इसी तरीके से कई लोगों को, कई हजारों लोगों को कई लोग संक्रमित किए थे। समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये कहानी हुआ था। तो ध्यान से समझना क्या क्या है, किस तरीके से इसका प्रसार हो सकता है और किस तरीके से इसका प्रसार नहीं होता है, क्योंकि तुम लोग स्टूडेंट हो, ठीक है, और तुम ही लोग क्या करोगे, इसका प्रचार प्रसार करोगे कि हाँ इस तरीके से फैल सकता है, इस तरीके से फैलता नहीं है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं?
यहाँ तक क्लियर है एड्स कैसे फैलता है। अब देखो एड्स का जांच कैसे होता है, किसी व्यक्ति को एड्स हुआ है कि नहीं, ठीक है, इसका जांच कैसे करते हैं, डायग्नोसिस कैसे करते हैं। तो सबसे पहला जो टेस्ट होता है, सबसे पहला जो इसका टेस्ट होता है वो टेस्ट है एलिजा टेस्ट। कौन सा टेस्ट है? एलिजा। इसका फुल फॉर्म कई बार आया है ना, फुल फॉर्म देखो, एंजाइम लिंक्ड सॉर्बेट, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसिड, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसिड, एसओ। ठीक है, एक बार और देख लेना, मेरे में मान लो ये सब मिस्टेक वगैरह भी हुआ होगा तो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसिड। क्लियर है कि नहीं? इम्यूनो सॉर्बेंट एसिड ये टेस्ट किया जाता है। ठीक है, ये 5 से 6% गलत रिजल्ट दे सकते हैं ना, लेकिन स्क्रीनिंग टेस्ट है एक प्रकार का। किस आधार पर काम करता है? एलिजा टेस्ट है। ये क्वेश्चन आया हुआ है एंटीजन एंटीबॉडी सिद्धांत पर, एंटीजन एंटीबॉडी के सिद्धांत पर काम करता है। बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर से रिलेट है ये। ठीक है, एलिजा टेस्ट किसके लिए किया जाता है? एड्स के लिए। किसके लिए किया जाता है? एड्स के लिए। लेकिन 5 से 6% क्या दे देता है? ये गलत रिजल्ट दे सकता है। तो कन्फर्मेटरी टेस्ट किससे करते हैं? ये स्क्रीनिंग टेस्ट हो गया, एक कन्फर्मेटरी टेस्ट किया जाता है। ठीक है, एकदम हाँ नहीं, इससे एकदम तुमको पता चला कि एड्स है मतलब है, तो उसको बोलते हैं कन्फर्मेटरी टेस्ट। कन्फर्मेटरी टेस्ट, कन्फर्मेटरी टेस्ट किया जाता है कौन सा? वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। टेस्ट का नाम क्या है? वेस्टर्न ब्लॉट, ध्यान से समझना, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। क्लियर है? तो एड्स के जांच के लिए कितना टेस्ट होता है? 2, एक एलिजा और दूसरा वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। इससे थोड़ा बहुत गलत चांसेस रिजल्ट आने का चांस रहता है, लेकिन इससे एकदम 100% सही रिजल्ट आता है। क्लियर है? यहाँ तक समझ आया कि नहीं? अब एड्स का उपचार पूछेंगे तो याद रखना एड्स का कोई उपचार नहीं है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये बोला जाता है। क्लियर है? नहीं कि उपचार से भला क्या है? बचाव है, वो रोग ही ना हो, ऐसा काम तुमको करना नहीं है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर। और एड्स के नियंत्रण के लिए जो एक संस्था काम कर रहा है उसका नाम है क्या? नाको। क्या नाम है? नाको, NACO, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। फुल फॉर्म आता है ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? नाको का फुल फॉर्म नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर। क्लियर है? चलो, आया हुआ है ना ये, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? एड्स का उपचार संभव नहीं है, याद रखना। एड्स के लिए एकमात्र एक दवाई का उपयोग करते हैं, किसका? AZT का। किसका? AZT का। एक ठुक दवाई है ना, AZT, एजिडोथाइमिडिन, एजिडोथाइमिडिन, याद रखना एकमात्र दवाई है एजिडोथाइमिडिन। ज़्यादातर इसी का उपयोग करते हैं, जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को काम करने से रोकता है। किस एंजाइम को काम करने से रोकता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है ना, एंजाइम को कार्य करने से रोकता है। एड्स का जितना भी, ध्यान देना, जितना भी दवाई है वो व्यक्ति के जीवन काल को बढ़ा सकता है, लेकिन मौत उसका होना सुनिश्चित है। क्लियर है? चलो आगे बढ़े। यहां तक क्लियर है कि नहीं? समझ आया? तो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं कौन सा टॉपिक? एड्स। क्लियर है ना? चलो एक बार रिवाइज करें क्या 2 मिनट के लिए? एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, सर्वप्रथम केस देखा गया 1981 अमेरिका में, 1986 में कहाँ आया है? इंडिया, चेन्नई में। क्लियर है? उसके बाद ये किसके कारण होता है? HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। HIV वायरस जो रहता है उसमें 2 सिंगल स्ट्रैंडेड RNA रहते हैं, इसके बाहर प्रोटीन का 2 लेयर रहता है, सबसे बाहर में P17, अंदर में P24।
उसके बाद इसमें कितना एंजाइम होता है, 3 एंजाइम होता है। 3 एंजाइम में सबसे पहला एंजाइम प्रोटीएज, दूसरा इंटीग्रेज, तीसरा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। उसके बाद क्या बोला हूँ, सबसे बाहर में एक लेयर रहता है ग्लाइकोप्रोटीन का GP120, जिसका रिसेप्टर रहता है मैक्रोफेज के CD4 में। यहाँ तक हो गया था। उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे किसका, इसका पैथोजेनिसिटी का। मैक्रोफेज के अंदर क्या करता है, ये प्रवेश करता है और वहाँ पास अपने सबसे पहले प्रोटेज एंजाइम का यूज़ करेगा, उसके बाद रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का यूज़ करके अपना RNA को किस में कन्वर्ट करता है, DNA में। फिर उसका जो DNA है, वायरल DNA है, वो माइक्रोफेज में उपस्थित जो DNA है उसके साथ जुड़ जाता है इंटीग्रेज एंजाइम की मदद से, और बहुत सारा क्या बनने लग जाता है, वायरल DNA। वायरल DNA का पैकेजिंग होता है इस तरह से। माइक्रोफेज जो रहता है HIV फैक्ट्री का काम करता है। उसके बाद दूसरा चीज टी लिम्फोसाइट के ऊपर अटैक करता है 1200 mm³ से, उसका संख्या को घटा करके कितना कर देता है, 200 mm³, जिससे व्यक्ति को नॉर्मल से भी इन्फेक्शन से, टॉक्सोप्लाज्मा जैसे जो ऐसा फंगस रहता है ना, एकदम नॉर्मल फंगस जिसके कारण तुमको कोई रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता, उससे भी क्या हो सकता है, आपको बीमारी हो सकता है। क्योंकि क्या हो रहा है, 1200 mm से कितना हो गया तुम्हारा टी लिम्फोसाइट का संख्या 200, और इसका नाम ही था एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम, यानी कि हमारे शरीर का जो उपार्जित प्रतिरक्षा है उसमें क्या हो गया, कमी हो गया। उसके बाद हम लोग एड्स का लक्षण देखे, कॉमन से लक्षण था। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े हैं, एड्स का क्या पढ़े हो जी। उसके बाद हाँ, क्या कैसे फैलता है, एड्स का प्रसार कैसे होता है। मैं बोला था अनैतिक यौन संबंधों से, दूसरा क्या बोला था, संक्रमित सुई के उपयोग से। उसके बाद क्या पढ़े हैं, ट्रांसफ्यूजन से, ठीक है ना, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो सकता है। और चौथा क्या पढ़े हो आप लोग, माता के यानी कि गर्भ में उपस्थित बच्चा है, प्लेसेंटा के माध्यम से उसमें जा सकता है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, एड्स का डायग्नोसिस कैसे करते हैं, एलिसा टेस्ट है। उसके बाद दूसरा कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए क्या है, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट है। उसके बाद हम लोग सबसे लास्ट में क्या पढ़े, उसका उपचार, उसके लिए क्या बोला, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बचाव ही इसका क्या है, उपचार है। और एक दवाई दिया जाता है एजिडोथाइमिडिन, जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को रोकने का क्या करता है, काम करता है। क्लियर है ना। एड्स से पीड़ित व्यक्ति का जीवन काल बढ़ाया जा सकता है, लेकिन उसका मौत होना सुनिश्चित है। क्लियर है, चलो आगे बढ़ें, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग डिसीज देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डिसीज कल करते हैं कंप्लीट, ठीक है। मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में।